साल 2014 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी ने चाय की चर्चा पर लड़ा था। चाय पर चर्चा करते करते गुजरात से दिल्ली पहुंच गए नरेंद्र मोदी। लेकिन गुजरात का राजकोट ऐसा शहर है जो रात को यहाँ पर अलग अलग शहर के अलग अलग हिस्सों में चाय पर चर्चा होती रहती है। इस वक्त हम राजकोट के एक ऐसे हिस्से में जहाँ पर लोग रात को 1 बजे भी चाय पर चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा चल रही है सर चाय पर? चाय पे चर्चा चल रही है कि फैमिली के साथ एंजॉय करे। चुटनी का माहौल है अभी बढ़िया सा। के माहौल में क्या हो रहा है? चुटनी के माहौल में सिर्फ बीजेपी ही है। शायद 2-3 पार्टी आई है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस है, आप है। तो चुनाव एक पार्टी से थोड़ी होता है। नहीं, एक पार्टी से नहीं होता। पर क्या है कि कोई लड़ने वाला भी होना चाहिए ना। बीजेपी की तरफ से कोई लड़ने वाला भी होना चाहिए ना। कोई नहीं। पर उसके बराबरिता कोई है ही नहीं अभी तो। आपका पेट नहीं भरा? अभी 27 साल से बीजेपी है। कुछ भी नहीं, बीजेपी ओनली फॉर गुजरात में तो ओनली फॉर बीजेपी। और पूरे इंडिया में भी फैल गई है अभी तो। पूरा इंडिया बीजेपी तरफ की है। और ये मोदी साहब अपना जो काम कर रहे हैं, इंडिया में जो डंका बजा है उसका क्या बात है। इंडिया को कोई पहचानता नहीं था। आज 10 साल पहले देखो कि सारे साइड में उभे रहे थे, कोई इंडिया को पहचान भी नहीं पा रहा था कि क्या है इंडिया। आज इंडिया का डंका बज रहा है। तो सिर्फ 10 साल में ही हुआ है। 10 साल में सिर्फ। और पूरे 10 साल में तो फिर इम्प्रूवमेंट ही है। अच्छा, मोदी साहब रहेंगे उसमें पक्का है, और बीजेपी रहेगी वो भी पक्का है। दोनों पक्का है। पक्का। बिना मोदी साहब के कुछ नहीं होगा। नहीं, अभी तो जो दिख रहा है सामने वो तो मोदी साहब से दिखता है ज़्यादा। और इसका लेवल का भी देखो तो वर्ल्ड लेवल में अपने हिसाब से ऐसा लगता है कि वर्ल्ड लेवल नेता जो बोलता है ना। हाँ, लेकिन विधानसभा के चुनाव में मोदी जी कहाँ आएंगे? वो तो राजकोट रैली करने आते हैं। वो तो आज ही में गया था रैली, तो वो तो आता है, वो तो उसको आना पड़ता है। उसके नाम पर पूरा बीजेपी चलता है ना। उसका खाली उसके नाम से ही दे रहा है। तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ना? नहीं, मुख्यमंत्री भी मिलेगा। मतलब उसका जो गुजरात का सर जी आपको बोलूँ ना, तो गुजरात में कुछ मुफ्त में चलने वाले क्या कुछ चलता नहीं है। सही बताऊँ तो मुफ्त में गुजरात को कुछ चाहिए ही नहीं है। रास्ते में कोई आएगा चाय पीने जाते हैं ना तो 500-1000 रुपए तो ऐसे ही उड़ा देते हैं। फिर मुफ्त में क्या 1000 रुपए में अब केजरीवाल और कोई भी देता है। 1000 रुपए से कुछ नहीं होता भाई। 1000 रुपए से कुछ नहीं होता। ऐसे चलेगा नहीं, कुछ नहीं चलेगा जी। क्या बोले मोदी जी की? अब उसकी तो जितनी तारीफ करनी चाहिए उतनी कम है मोदी जी की। तो मोदी जी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ना गुजरात में? क्यों नहीं बनेंगे? तो प्रधानमंत्री है वो। हाँ, तो प्रधानमंत्री है तो शेर के जंगल में शेर एक ही रहता है। शेर तो एक ही रहता है ना, बाकी क्या रहते हैं सब। हाँ, शेर एक ही है। मोदी ओनली फॉर मोदी है। मुख्यमंत्री कोई भी हो, आपको तो वोट बीजेपी को देना। हाँ, बीजेपी, ओनली बीजेपी, चाहे कुछ भी हो जाए। मोदी जी ने बहुत सारा काम किया है, तो आएगी तो बीजेपी ही सरकार ही आएगी। वो लेकिन ये समझ नहीं आता कि गुजरात में तो मोदी जी काम नहीं करेंगे ना, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। नहीं, बहुत सारा काम किया है। गुजरात में भी चालू है काम, बहुत सारा किया है। और आएगी तो बीजेपी सरकार ही। बता रहा कि केजरीवाल साहब ने कहा कि मुफ्त में देंगे पानी बिजली सब कुछ। नहीं आए, मुफ्त में हमें नहीं चाहिए वो। हमें तो बीजेपी सरकार ही चाहिए। आएंगे तो मोदी ही। आपने पहले तो कहा चाय पे चर्चा, तो चाय पे चर्चा जो है वो मोदी जी के ही नाम से शुरू हो जाती है जी। चाय का नाम आता है तो मोदी जी का ही नाम आता है पहले तो, अपने प्राइम मिनिस्टर का। और दूसरा ये है कि आम आदमी पार्टी को अगर आप कहेंगे तो मैंने दिल्ली भी मैं जाता हूँ, मैं एज अ बिजनेसमैन दिल्ली भी जाता हूँ और पंजाब भी जाता हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा चेंजेस हुए हैं वहाँ पे। और दूसरा ये है कि आप अगर मोदी जी की गवर्नमेंट देखें तो हमारे हिसाब से तो गुजरात बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है डेवलपमेंट का, ना कि दिल्ली। नहीं, लेकिन मोदी जी तो यहाँ पर है नहीं, मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन एज अ बीजेपी देखा जाए तो पूरा कंट्रोल मोदी जी का रहता है सब जगह। वो आपको पसंद है कि वो चाहे दिल्ली रहे चाहे गुजरात रहे। हाँ, और वो चाहे तो एक ही दिन में मुख्यमंत्री बदल। मेरे हिसाब से गुजरात को मोदी जी पसंद है और मोदी जी को गुजरात पसंद है। अच्छा जी, ये रिश्ता चलता रहेगा। ये रिश्ता चलता रहेगा। हाँ? चलता रहेगा। आप देखिएगा, आप तो देख ही रहे होंगे कि मोदी जी को पूरा समर्थन मिल रहा है प्रदेश में।
और मेरे हिसाब से गुजरात में मोदी जी ही आएंगे। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी बार बार, तो डबल इंजन का मतलब है कि एक इंजन कमजोर है तभी दो डबल इंजन की जरूरत पड़ रही है, अब तो इंजन बदलने की जरूरत है। सब मैं समझा नहीं, क्या बताया आपने? प्रधानमंत्री कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी। आप डबल इंजन की सरकार है तो आप देखिए ना कितना डेवलपमेंट हो रहा है। आप इस रोड पे आएंगे तो इधर ही अभी थोड़ा रश हो रहा है, उसकी वजह से ओवरब्रिज बन रहे हैं अब, ठीक है। और अभी डेवलपमेंट में देखिए तो गुजरात का एग्जाम्पल पूरे इंडिया में सेट है जी। और डबल इंजन की सरकार बेटर है, बेटर नए इंजन की जरूरत नहीं है। नए इंजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो दिल्ली ही संभाल लें वही बहुत है, दिल्ली नहीं सही है। हम तो देख चुके हैं दिल्ली में कुछ सही नहीं है। चाय पे जब चर्चा चलती है और अभी चुनाव हो रहे हैं तो क्या चर्चा हो रही है? चाय पे सब ये इलेक्शन की बातें हो रही है क्या हो रहा है इलेक्शन में? कि कौन आएगा, भाजपा आएगा या आप आएगा, कौन आएगा वो तो अब चुनाव के बाद ही पता चले। लेकिन दोनों का जोर अभी तो है, भाजपा का भी है और आपका भी है। आपका भी है। हाँ। क्या लगता है आपको, आपकी कैसी स्थिति है, क्या लोग पसंद कर रहे हैं आपको? वो सब फ्री में दे रहे हैं तो सबको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। केजरीवाल जी का कुछ जादू चल सकता है? थोड़ा बहुत चल सकता है, ज्यादा वरना नहीं। हाँ सरकार बन सकती है केजरीवाल साहब की? 50-50 है। 50-50 है। लेकिन आपको पसंद है केजरीवाल? हाँ वो मुझे भी थोड़ा ही अच्छा लगता है। 50-50 हाँ, पसंद है। और मोदी जी? मोदी जी भी पसंद है, वो तो हमारे चाय वाले पसंद ही रहेंगे। अच्छा। अमरेली क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा है, किस तरह से देखते हैं? क्या वजह है कि गुजरात में बीजेपी शासन कर रही है पर अमरेली जिले में ज्यादातर बैठकों पर कांग्रेस पुरानी पार्टी है तो वहाँ पे पुराने जो पहले उसने काम किए तो काफी लोग वो भी पसंद। कैसे लगते हैं? राहुल गांधी का भी भारत जोड़ो हाँ। कर रहे हैं। अच्छा लीडर लगता हाँ अच्छे लीडर, वो भी अच्छे ही है। है? वो भी अच्छे। हाँ। लेकिन कांग्रेस को नहीं लाना चाहते। नहीं लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो डेवलप करे कुछ गुजरात में तो अच्छा है, तो कर सकते तो हैं। सरकार आएगी तभी तो करेंगे। उनको तो हाँ। मिला 30 साल से। आप वोट लेकिन देंगे, वो चुनाव जीतेंगे तब जाके सरकार बनेगी। तो वो भी सही है, वो भी उसका भी है थोड़ा बहुत। अभी स्टार्ट हुआ है गुजरात जोड़ो के, भारत जोड़ो में स्टार्ट हुआ है तो अच्छा है, वो भी हो सकता है। चाय पर चर्चा कर रहे हैं तो क्या चर्चा हो रही है? चर्चा यही हो रही है कि इस बार जो चुनाव है शायद ऐसा लग रहा है कि सरकार बदलेगी और अच्छे दिन आएंगे। जो आज भी अच्छे ही चल रहे हैं लेकिन इससे बढ़िया आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो खुद ने वादा किया कि अच्छे दिन आएंगे, तो बदलेगा तो फिर कैसे अच्छे दिन आएंगे? नहीं वो होता है ना कि बोलते हैं ना कि एक ही माहौल में रह के बंदा परेशान हो जाता है, तो अलग माहौल आएगा, चेंज है। जैसे हम यहाँ पे बैठते हैं ये माहौल अलग है। ये जो हमारी जगह है टी पोस्ट, तो यहाँ पे आते हैं ना तो हम जहाँ पे आगे बैठते हैं उससे यहाँ माहौल बढ़िया मिलता है। तो ये चुनाव का भी वही सर्कल है ना कि ये घूमना चाहिए, एक ही जगह रुक जाएगा तो फिर क्या है, एक बोलते हैं ना अपना बहुत पुराना कहावत है कि एक ही साग रोज खाएंगे तो कितने दिन खाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तो ये सरकार कम से कम 15 साल हो गई, तो अभी 27 साल टोटल। लेकिन ये ज़्यादा अभी 15 साल में बहुत विकास भी हुआ है, बदलाव तो ऐसा लग रहा है कि आम लोगों की ज़िंदगी सुधरेगी। और वो कैसे कि ये बोल रहे हैं करेंगे नहीं करेंगे वो तो उनके ऊपर है, सब बोल रहे हैं लेकिन भरोसा कर सकते हैं कि करेंगे। क्यों कि जो पहले सरकार थी वो भी बढ़िया थी, आज भी बढ़िया है, लेकिन जो पहले सरकार थी उसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा थी आम आदमी के लोगों के लिए कि कोई भी बंदा हो तो थोड़ा भी कमाएगा तो घर चलेगा। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है मंदी का, बहुत बढ़िया माहौल है मंदी का, फिर भी मैं बढ़िया बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना, कि जिसकी वजह से हर लोग परेशान है। तो कुछ इसमें बदलाव आए, आम आदमी को भी राहत मिले, उसके घर में भी 2-4 कुछ अच्छी चीज़ें आए। मुफ्त में आए? मुफ्त में नहीं, वो कमाता है, कमाएगा, मेहनत कम होगी, मुनाफा ज़्यादा होगा। अभी मेहनत ज़्यादा है, मुनाफा कम है, तो बदलाव जरूरी है। बदलाव ज़रूरी है और सही मायने में सच में बदलाव ज़रूरी है। हम यहाँ पे म्यूजिशियन हैं, हम गाते हैं, हर रोज़ एक ही गाना गाएंगे तो यहाँ कोई नहीं सुनेगा। यहाँ अलग अलग गाने वाले हैं, ये नए सॉन्ग गाता है, मैं पुराने गाता हूँ, ये मिडिल में गाते हैं, सब बदता है ना। देखिए हाँ, बदलाव ज़रूरी है बहुत सारा क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है बेरोज़गारी।
ठीक है, जो यंगस्टर्स की जो होती है, जो स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं या उनके तरफ से जो उनको जॉब मिलनी चाहिए, या गवर्नमेंट्स का भी अभी बहुत चल रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स अभी कम बहुत मिल रही है, तो उस पर भी ज़्यादा मोदी जी ने कहा है कि अच्छा सा मिलेगा, अभी आपको गवर्नमेंट जॉब्स मोर देन मिलेगी और बेरोज़गारी कम होगी। तो अभी सोचते हैं कि अभी कैसा चल रहेगा चुनाव, लेकिन अच्छा चल रहा है। वैसे फर्स्ट से अपील ज़रूर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गारी कम हो और सबके घर में अच्छे से कुछ। लगता है कौन बदल सकता है, बेरोजगारी कौन कम कर सकता है? देखिए, इसमें बेरोज़गारी कम करने से तो सभी लोग अभी तो बोल रहे हैं कि हम कम करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले से जो भी आ रहा है, ठीक है, अभी जो बीजेपी कर रही है, भाजपा कर रही है, बहुत ही अच्छा कर रही है। वैसे उन्होंने बहुत ही अच्छे पार्सन किया। नहीं, उनको नहीं बदलना है, उनके काम को बदलना है, ठीक है। जो अपग्रेडेशन चाहिए वो उनको नहीं बदलना है, उसके अंदर जो रहते हैं उनको काम करने का तरीका जो होता है उसमें चेंजेस करना है, उनको नहीं बदलना है। उसके काम करने की जो टेक्निक्स रहती है वो यंगस्टर्स जो अगर उनके अंदर चले जाए तो वो बहुत ही मतलब उनके पार्टीज़ में जुड़ जाए तो यंगस्टर्स की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आगे कुछ अपग्रेडेशन लेके आएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। वरना मैंने सुना आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, नए गाने सुनाते हैं? अच्छा, हाँ सुनाते ना। कोई भी अभी बता दे, अभी कैसे? अभी मुझे रुकिए, आप बंद कर दीजिए थोड़ी। डोर से टूटी पतंग जैसी थी ये जिंदगानी मेरी, आज हो कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी नई, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्मों पे मरहम लगा सा है, कुछ ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहा था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक यू सो मच। मुश्किलों से संभलता है, क्या क्या जतन करते तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं
सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट थैंक यू। नमस्कार। गुजरात के चुनावों का पहला चरण शुरू होने वाला है। कल सुबह मतदान होगा। खासतौर से सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों पर वोटिंग होनी है। राजनेताओं ने अपना काम जो करना था वो कर लिया है, भाषण हो गए हैं, औकात भी कुछ लोगों ने बताई, रावण की भी बात हुई, तमाम तरीके की बात इन चुनावों में हो गई है। अब जो वक्त है कल सुबह 8 बजे जब वोटिंग शुरू होगी, 7 बजे वोटिंग शुरू होगी, उसके बाद जनता जो है वो अपना मत जो है वो रख देगी। लेकिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं गुजरात के 6 बड़े पत्रकारों के साथ कि उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट में क्या समझा है, गुजरात की ज़मीनी हकीकत क्या है। एक बात साफ कर दें कि ये कोई ओपिनियन पोल नहीं है, ये किसी तरह की रायशुमारी नहीं है, लेकिन हमारे सारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको क्या समझ में आता है ज़मीन पर, इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ गुजरात के 6 बड़े पत्रकार हैं जो बिना एजेंडा के पत्रकारिता करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर। ज्वलंत भाई, सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं जी, गुजरात के फर्स्ट फेज के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? पहले फर्स्ट फेज़ हो या सेकंड फेज़ हो, दोनों फेज़ मतलब पूरा चुनाव जो है वो इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि ये सेमीफाइनल है 2024 का, ये पहली बात है। कोविड के बाद का ये पहला चुनाव है, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि यहाँ की राजकीय तवारीख, यहाँ का राजनीतिक इतिहास भी ये बताता है कि कोई ना कोई तीसरे दल के स्वरूप में यहाँ पर आया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। लेकिन इस बार हम लोग सब लिख रहे हैं, जैसे गुजराती में एक शब्द है त्रिपाखियो जंग जिसे हम बोलते हैं, तो ट्रायंगल बैटल जो है, हाँ, हालांकि ये ट्रायंगल बैटल जो है वो पिछले 15 दिन से सिर्फ एक ही एंगल में फिर से तब्दील हो गई, ये अलग बात है। लेकिन शुरुआत जो हुई थी, मतलब चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुए थे, तब से आम आदमी पार्टी की एक प्रेजेंस, एक एग्जिस्टेंस जो है वो लोगों ने महसूस किया था। तो एक ऐसा माहौल बना था कि ये लोग यहाँ पर कोई फाइट देंगे, तो इसलिए ये चुनाव जो है ये महत्व का है। आपको लगता है फाइट देंगे? अब पिछले 15 दिनों का अगर हम उसका बर्ताव देखें, उसका जो एटीट्यूड देखें, तो मैं ये मानता हूँ कि अब फाइट नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मतलब पूरे भारत में ये होता है कि कोई समाज, कोई जाति, ये परिबल जो है ये एकदम ये एलिमेंट काम करता है कि इस समाज ने इतनी टिकटें मांगी, इस ज्ञाति के इतने उम्मीदवार है वगैरह वगैरह। और जो राजनीतिक जो दल है वो लोग ज्ञाति का उपयोग करते हैं। इस बार मैंने जो चुनाव देखे हैं 96 से, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि कई समाज ने ऐसा कहा है कि हम इस पार्टी को वोट नहीं देंगे। हाँ, नहीं देंगे, मतलब कोई अनुरोध करता है कि आप इनको वोट दो। कोई अपनी ज्ञाति को लेकर पीछे पहले निकला था, फिर 2012 में एक पार्टी का गठन हुआ, ये सब हुआ, जीपीपी वगैरह, जो कि बेस्ड ऑन कम्युनिटी थी, बेस्ड ऑन कास्टिज्म थी। इस बार कई कास्टों ने ऐसा किया है, कहा है उन लोगों को कि हम इनको वोट नहीं करेंगे। तो ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि खुलकर कोई सामने आया है। हाँ, कोई अगर कोई सामाजिक कोई कार्यक्रम में कोई बोलता है तो उसका सामूहिक असर कैसे होता है और वो ईवीएम में वो बात कन्वर्ट होती है या नहीं, वो कोई कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन कहा है 4-5, द्वारका में सतवारा ज्ञाति ने कहा है, यहाँ पर वढवाण में जैन और ब्राह्मण ज्ञाति ने ये कहा है, यहाँ राजकोट पश्चिम जो है वहाँ पर रघुवंशी समाज जिसे हम बोलते हैं, लोहाना समाज, वो नाराज़ है। तो इन सबकी नाराज़गी खुल के सामने आई है और ये भद्र वर्ग कहा जाता है समाज का। ठीक है, इस भद्र वर्ग पर चर्चा करेंगे। मासूमा, गुजरात के चुनावों को लोगों ने मुझे कहा कि ये भी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह से कास्ट बेस्ड इलेक्शन है, लेकिन आप समझते हो कि गुजरात का इलेक्शन कास्ट बेस्ड इलेक्शन है या रिलीजन जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? कास्ट तो हमेशा हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट रहा ही है, भले वो ऊपर दिखे या अंदर छुपा हुआ हो। कहीं पे भी बेस कास्टिज्म के ऊपर भारत जो चलता है वो कास्ट के बेसिस पे ही चलता है, आप माने या ना माने, वो ट्रूथ है, राइट।
तो उसका अगर आप ओपनली उसको करते हो या अंडर द टेबल करते हो वो दूसरी बात है। अभी उसको कन्वर्ट कैसे करना है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो भी इंडिविजुअल पावर्स है वो उस पर डिपेंड करता है। बट व्हाट आई पर्सनली फील कि हमारे देश ने इतनी प्रगति की है, राइट, वी आर प्रोबेबली वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़। जो हमारा यूथ पावर है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन आज भी हमारे देश में जो 3 बेसिक नेसेसिटीज़ है, फूड, वाटर एंड शेल्टर, वो कितना कोई पॉलिटिकल पार्टी कवर कर पाया है, इट इज़ अ बिग क्वेश्चन। क्या हम पार्टी को इंडिविजुअल उसके बलबूते पर उसको चुनेंगे, वो एक बड़ा सवाल है। क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम ने आज तक हमें ये सिखाया है कि हम जज भी कर सके, हमारा इंडिविजुअल ब्रेन यूज़ किया हम किसी पार्टी को जज कर सके, या तो सिर्फ ये पॉलिटिकल इलेक्शन के टाइम पे ही आके ये हवा बनती है। तो आज कोई भी बच्चे को पूछे आप, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग इंडिया, वी हैव गुड रोड्स, वी हैव गुड ब्रिजेस, वी हैव हॉस्पिटल्स, वो कई चीज़ें मुफ्त में दी जा रही है, एक्सेप्टेड। पर क्या हम अपने भारत के इंडिविजुअल को उतने सक्षम बना सके हैं इतने सालों बाद कि वो खुद अपना डिसीजन कोई चीज़ में ले सके? मासूमा ज्वलन साहब जो कह रहे थे कि कास्ट बेस इलेक्शन हो रहा है, कास्ट जो है पसंद भी कर रही है, नापसंद भी कर रही है, लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि गुजरात को हिंदुत्व की लेबोरेटरी कहा जाता है, तो क्या ये इलेक्शन हिंदुत्व की लेबोरेटरी का टेस्ट है? थोड़ा तरीका बदल गया है। पहले जो होता था वो डायरेक्ट अटैक होता था, मेजॉरिटी जो होता था वो एकदम जोश से अटैक होता था, ताकि आपको समझ आना चाहिए कि मैं यहाँ पे फिट हूँ या मैं यहाँ पे फिट हूँ। अब जो हो रहा है वो समझ रहे हैं कि दिस टाइम द इक्वेशंस आर डिफरेंट, अटैक हो रहे हैं बट दैट इज़ नॉट इन दैट कैपेसिटी विच यूज्ड टू बी, सो दे हैव टू हैव अनदर एजेंडा। तो आप अगर सबका मैनिफेस्टो भी पढ़े तो कहाँ कोई नई चीज़ आपको दिखाई रहेगी। तो इस बार थोड़ा मुश्किल ये लग रहा है, इवन टू टेक द ओपिनियंस ऑफ द पीपल, दे आर नॉट कमिंग आउट विद क्लियर, जैसे वेव बहेगा वैसे बहेंगे। तो क्या हमारी डेवलपमेंट इस तरह से हुई इंडिया की? अगर हम बात करें इतने साल हो गए इंडिपेंडेंस को, तो आज तक हम यही नहीं सोच पा रहे हैं कि हु इज़ द राइट कैंडिडेट फॉर अस। जैसे वेव जा रही है वैसे लोग जा रहे हैं। हिमांशु, बात हो रही है डेवलपमेंट की, मासूमा जी ने भी डेवलपमेंट की बात की, आप बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट भी रहे हैं। हम लोग तो ऐसे लोग हैं जो डेवलपमेंट को समझते ही नहीं हैं। हम तो समझते हैं कि किसको वोट देना है, कौन सी जात का कैंडिडेट है, किस पर इलेक्शन, तो सारा उस पर होता है। ये आप बेकार की बातें क्यों करते रहते हैं डेवलपमेंट की इलेक्शन में? देखिए, ये जो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, जैसे ज्वलन ने कहा कि बहुत ऐसी कम्युनिटीज़ के लोग आए, पहली बार ऐसा गुजरात में हो रहा है कि मालधारी समाज खुल के आ रहा है। मालधारी समाज और डेवलपमेंट को क्या लेना देना, वो बेसिकली अपना जो जानवर होता है उसको लेकर निकलते हैं। चरवाहा कम्युनिटी है, प्रजापति कम्युनिटी जो कि कारपेंटर कम्युनिटी या कारीगर कम्युनिटी, उसको क्या लेना देना डेवलपमेंट से। अब बात करते हैं सतवारा कम्युनिटी जो कि एक मेजर वोट बैंक है द्वारका में। अब बात करते हैं दलितों की, जहाँ पे जिग्नेश मेवाणी ने गुजरात में दलितों से वोट लिया, मतलब ये प्रतिज्ञा ले कि आप बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। बात डेवलपमेंट की सिर्फ नहीं है, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की नहीं, मैं आता हूँ उस पर। डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की बात आप स्टेज से करते हो कि ये हुआ। जैसे नरेंद्र मोदी जी की लास्ट सभा जो राजकोट में उन्होंने बोला कि ट्रायंगुलर सर्किट, मोरबी, जामनगर और राजकोट, बराबर है। राजकोट में नरेंद्र भाई जब हाफ स्लीव्स का जब्बा पहनते थे, उनका हाफ स्लीव का जब्बा बहुत फेमस हुआ था 2001 में। राजकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उनका अभिवादन समारोह किया था। उस अभिवादन समारोह के वर्बटिम में आपको बताता हूँ, राजकोट का ऑटो स्पेयर्स का $3 ट्रिलियन का मार्केट, पूरी दुनिया उसकी राह देख रही है। अब क्या हुआ उस $3 ट्रिलियन के ऑटो स्पेयर्स मार्केट का? एक ऑटो स्पेयर्स का पार्क लगाने की बात थी। आज हम बात करें 2020, आज हम बात करें 2020। देखिए, सवाल नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2023 में हम बात कर रहे हैं। तुलसी तंती, स्वर्गीय तुलसी तंती वो करने वाले थे, ऐसी कुछ बात आई, आगे कुछ हुआ ही नहीं। वैसी ही बात तलाला गिर में हुई थी। आप रुपया लगाएंगे, डॉलर कमाएंगे, कैसे? आम का वैल्यू एडिशन करके। मार्मालेट का कोई फैक्ट्री लगा, फ्यूचर ग्रुप आया, रिलायंस ग्रुप आया, कोई आया। अब बात आते हैं जामनगर की, बात करते हैं। 1998 से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो सी कोस्ट होता है वो यूज करने के लिए गुजरात मैरीटाइम बोर्ड को करीबन साल का 5,000 करोड़ रुपया दिया है। आप अब लगा लीजिए 1998 अभी तक का कास्ट लगा लीजिए, 25 साल, 1.25 लाख करोड़। 1.25 लाख करोड़ का अगर आधा भी आपने जामनगर में खर्चा होता ना, जामनगर आज दुबई या सिंगापुर की तर्ज पे होता, जो वर्ल्ड के ऑयल ट्रेडिंग या ऑयल रिफाइनिंग हब्स है। वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूनम बेन माडम
कुछ साल पहले गटर में गिरी थी, उसका वीडियो वायरल हुआ। ये डेवलपमेंट है अगर आपका, समझ लीजिए साहब। तो ये जो जातियां बाहर आई है ना, आप बोलते हैं जाति वाला राजनीति, तो जाति वाला राजनीति नहीं है ये। इलेक्शन में पहली बात तो कैमरा के सामने आके लोग बात करने से डरते हैं, और आखिर में मतलब बंदा यही बोलेगा कि नहीं आखिर में तो आएगी बीजेपी, बराबर है, क्योंकि वो डरता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कैमरा हटा के आप लॉजिकली उनसे बात करो, उनको लगे थोड़ा कनेक्ट है कि कुछ मतलब पक्ष की बात नहीं हो रही है, आंकड़ों पे सटीक बात हो रही है, तो वो आपसे खुल के बात करेगा। और खुल के जितने लोगों से बात की, क्योंकि मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक बहुत ही बाजारी आदमी हूँ, ऐसे चाय के ठेलों पे या खाने के ठेलों पे या ढाबों पे, दूध की डेयरी हो या कपड़े की दुकान हो, ऐसे जब जगह पे जाके करियाने वाले के वहाँ पे बैठ के वहाँ पे जाके लोगों से बात करता हूँ। और मैं बताता नहीं हूँ मैं पत्रकार हूँ, समझ लीजिए। हाँ, कई कबार देख लिया है चेहरा और बात करेगा तो बात अलग है कि आपकी बात सुनी है वो है, बाकी मैं बताता नहीं हूँ, मैं उनका मन जानने की कोशिश करता हूँ। तब जाके बात में बेसिक 4 पॉइंट्स मुझे दिखने को लगे, जनता में क्या चल रहा है। रिसीजन, जो कि नोटबंदी के बाद टारगेट किया गया, उसके ऊपर टैक्सेशन, जीएसटी, मतलब आज आप अगर ये चाय वाला आज उधारी में कुछ माल देता है 1 महीने के लिए किसी को, तो उसको जीएसटी तो भरना ही भरना है, उधारी में भी, समझ लीजिए आप। तो दुनिया का कौन सा बिजनेस है जो एक सिग्नेचर के साथ आप 5% से लेके 50% अगर आप जीएसटी ले लो, दुनिया का कौन सा बिजनेस है मुझे बताइए। तो उसकी वजह से एक डिमांड में कमी आई है, बराबर है। तो टैक्सेशन एंड आई मीन जो रिसीजन, टैक्सेशन प्लस रिसीजन, उसके ऊपर इन्फ्लेशन, महंगाई, 100 रुपये का पेट्रोल, 100 रुपये का पेट्रोल की समस्या नहीं है, आप दे दीजिए 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री, शिक्षा दे दीजिए अच्छी, हेल्थ दे दीजिए, बोले 100 रुपये का पेट्रोल हम लगवा लेंगे। कि आज क्या एक नॉर्मल बंदा जो है ना, वहाँ पर बोलो हम पत्रकारों से ज़्यादा वो मतलब गूगल करता है, उसको पता है कि ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी है, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ, जॉब्स, वेयर आर द जॉब्स? पिछले इतने महीनों से अगर आप और मैं ऐसी जनरेशन है जहाँ पे आप यही सुनते हैं हमारे पिताजी और उन लोगों से कि सरकारी नौकरी कर लो बेटा, सरकारी नौकरी कर ली आपकी लॉटरी लग गई। आज सरकारी नौकर वर्ग 4, वर्ग 3, वर्ग 2 के कर्मचारी गांधीनगर में पूरा जंतर मंतर बना के बैठे थे, दिल्ली वाला। मेहुल, हिमांशु जी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की और जो सरकार खर्च कर रही है, लेकिन चुनाव जब लड़ते हैं तो आप मुझे समझाते हैं भैया यहाँ पर तो 19 सीटों पर बागी लड़ रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस से कुछ लोग आ गए हैं वो लड़ रहे हैं, उनकी जाति वाले लोग लड़ रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस ने जिस तरह से किया है, तो इलेक्शन किस पे लड़ा जा रहा है, हिमांशु जी की बात पर या आपकी बात पर? देखिए, बागी ये पार्टी के बागी हैं जो पहले विधायक रह चुके हैं, उनका मानना था कि यहाँ हम सटीक कैंडिडेट हैं, भले हमारी कास्ट का सामने नया किसी अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो हम में क्या कमी थी। बात वही है, आज नितिन पटेल को मेहसाणा से टिकट नहीं दिया गया है। हो सकता है कि एक समझौता ये हुआ है कि नितिन पटेल को अगले लोकसभा में 2024 में मेहसाणा लोकसभा सीट से, विधानसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से लड़ाकर उनको संसद में भेजा जाए, उनको बड़ी पोजीशन भी दी जाए। कुछ इस तरह कुछ बागियों को समझाने की कोशिश थी, पर 12 बागियों को समझाने में भारतीय जनता पार्टी विफल रही। खुद CR पाटिल और हर्ष संघवी इससे पहले मधु श्रीवास्तव को मिलने गए थे। जी, विजय जी तो अब राजकोट में, और विजय जी याद ना करें, राजकोट में है, वो भी मायूस, भूल चुके हैं विजय भाई को, वो भी मायूस है। जब विजय भाई मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राजकोट का हर एक रिक्शा वाला ये कहता था कि कुछ भी हो जाए विजय भाई को फ़ोन कर दूंगा। किसी चौराहे पर जाओ, कोई ये नहीं कहेगा कि विजय भाई मुझे जानते नहीं। विजय भाई व्यक्तित्व ऐसा है राजकोट शहर के लिए, शायद अब तक का कोई मुख्यमंत्री विजय भाई की तरह सालस या निखालस नहीं रहा है। इससे पहले केशु भाई हुआ करते थे, वो भी मिलते जुलते थे, क्योंकि ये शहर, यहाँ की आबोहवा, यहाँ की मिट्टी मिलने जुलने वालों की है। उसी कारण शायद विजय भाई ज़्यादा लोगों की आंखों में चुभने लगे होंगे, या उनकी सरलता जो ही पार्टी में कुछ लोगों को पसंद नहीं आई होगी। करण भाई, जैसे मेहुल कह रहे हैं कि विजय भाई तो सबके फ़ोन उठाते हैं, मतलब राजकोट में जो भी आदमी फ़ोन कर ले, हो सकता है आजकल तो विजय रूपानी जी का ही फ़ोन कोई नहीं उठा रहा हो, लेकिन मुद्दा ये है कि आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है, ट्रायंगल इलेक्शन हो रहा है, आप कैसे देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को? नहीं, मैं सबसे पहले अब अगर मेरे जो जितने भी वरिष्ठ और बड़े लोग हैं, पत्रकार मित्र हैं, उनके बारे में थोड़ा एक चीज़ बताऊं तो ये इस बार के चुनाव अलग है थोड़े। आई थिंक कि 30-35 साल के बाद
ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे 3 पार्टियां आ रही है, 3 विकल्प आ रहे थे। इसके पहले 1990 में हुआ था, जब बहुत ही मजबूत तरीके से चिमन भाई पटेल अपने चुनाव लड़े थे और वहाँ पे हंग असेंबली हुई थी, जहाँ पे 70, 66 और बाकी 33 जैसे 33 कांग्रेस को हुई थी। उसके बाद कभी नहीं हुआ। 95 से आप देखे जाए तो बीजेपी का ही एक चढ़ाव आ रहा है। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो हाँ, आपको भी पता, हमें भी पता, कोई भी राज्य संस्था या कोई भी जगह हो जहाँ पे कंपटीशन रहेगा वहाँ पे डेवलपमेंट आपको आ जाएगी। लेकिन ये 95 से लेके 2002 से लेके ये बीजेपी का एक गढ़ होते जा रहा है, तो वो उसके हिसाब से वो लोग डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। और इस चुनाव में आप एक चीज़ मार्क करेंगे, कोई भी राजकीय मुद्दा नहीं है। अगर आप मोरबी की बात कर ले, वो लोग अभी आफ्ताब और जो श्रद्धा की हत्या के केस की बात कर ले, लेकिन कोई स्थानिक राजकीय मुद्दा नहीं है। 2002 में गोधरा कांड था, 2007 में उत्कर्ष समिति थी या मौत का सौदागर बोला जाए वो था, 2012 में ये जीपीपी जो गुजरात परिवर्तन पार्टी था, और 2017 में एजिटेशन था, जो पाटीदार और ओबीसी का जो एजिटेशन था वो एक मुद्दा था। लेकिन इस बार कोई किसी मुद्दा नहीं। अब राजकोट में आप प्रधानमंत्री की सभा को देख ले या कोई भी और सभा देख ले, तो ये मुद्दे के बिना चल रही है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, वो उनके लुक के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे इन्होंने हिमांशु भाई ने डेवलपमेंट की बात की, तो एक बार जहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं होती है, तो 2017 में कांग्रेस को 77 सीट्स मिली, जो 1985 के बाद सबसे ज्यादा थी। माधव सिंह सोलंकी को 1985 में 149 मिली थी, उसके बाद सबसे ज्यादा जो मिली थी वो 2017 में मिली थी, जो 77 थी। तो उनके बाद का उसका कोई मोमेंटम नहीं रहा, उनके कारण ये पूरा डाउनफॉल होता जा रहा। और बीजेपी के तो सामने से लोग आ रहे थे, कांग्रेस के लोग उसमें जुड़ने लगे, वो सामने से बुला रहे, वो आ रहे, वो अलग बात है। लेकिन इसके कारण वो लोग खुद ही पावरफुल होते जा रहे हैं। और आज के दिन जैसे बताया गया कि लोग मान रहे कि हाँ नाराजगी है, लोग कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन आखिर में वोट किसको जा रहा है वो किसी पार्टी को भी नहीं पता। दैट्स द साइलेंट अंडर करंट विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। साइलेंट अंडर करंट। जगदीश भाई, सब लोगों ने बात की, हिमांशु भाई डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सक्यूज हो सकते हैं, कांग्रेस एक्टिव नहीं है, लेकिन कोई पार्टी 27 साल तक लगातार सरकार में रहे, कुछ तो बात होगी ना। देखिए, गुजराती का मानस सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, क्यों 27 साल से है। लोग, यहाँ के लोग दूरंदेशी वाले हैं, वो सोच करके बात करते हैं, 5 साल के लिए नहीं, फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर का मीनिंग होता है 5 साल नहीं, अपनी अगली पीढ़ी तक का। देखिए, कांग्रेस यहाँ पे शिथिल है, निष्क्रिय है। आम आदमी पार्टी आशा बन करके आई थी, लेकिन अपने आप वो लुप्त हो गई, मालूम नहीं क्यों। ऐसा है, एक बहुत बड़ा वैक्यूम खड़ा हो गया फिर से भी। तो लोग ये समझते हैं, ये दोनों विपक्षी लोगों को कह रहे हैं मतदार, जैसे कि साहब ने कहा कि साइलेंट वोटर्स का जो एक मन है, मन क्या है कि अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं है तो आप खुद ही एक समस्या है, देख लीजिए। तो इन लोगों के पास समस्याएं नहीं है। देखिए, भड़क निकालनी अलग बात है, और किसी के पास एक अपेक्षा रखना कि ये आदमी कर सकता है कि नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब 27 साल से जो कुछ भी किया, देखिए, संतोष नाम की चीज़ अगर किसी को अगर होती तो मुकेश अंबानी आज साधु बन जाते। ऐसा संतोष किसी को कभी होता नहीं है। सर, एक बार में सरकार बनती है तो हम एंटी इनकम्बेंसी का गीत गाने लगते हैं। 27 साल कोई रह रहा है और एंटी इनकम्बेंसी की बात, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, उसको आप उपलब्धि माने या कुछ भी माने। एक दूसरी बात इसी के मुद्दे के जुड़ी हुई है, मैं बात आपको बता देता हूँ। देखिए, गुजरात में 6.5 करोड़ की आबादी है। आपको ये मुद्दा भी किसी ने आज तक शायद डिबेट का विषय नहीं बनाया। अभी जिसको फ्लोटिंग वोट पहले माना जाता था, गिना जाता था, वो रहा नहीं, या तो वो लघुमती में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, अभी एक बुटलेगर एसोसिएशन नहीं हुआ, वही मान लीजिए, बाकी सबका एसोसिएशन है, समझ लीजिए, सुन लीजिए। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं, यहाँ देखिए, राजकोट में भी आप यहाँ से निकलेंगे, हर तीसरा आदमी किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास जुड़े हुए रहेंगे। तो मुझे बताइए जाएंगे कहाँ। और दूसरा कि उनके पास जो हॉप है, वो जो चाहते हैं, वो जो इच्छते हैं, उनको पता है कि अगर कुछ करेंगे तो शायद यही कर सकेंगे। दूसरे के पास तो है ही नहीं, खोखा ही नहीं है, मतलब मजबूत पाया भी तो नहीं है, तो करे क्या। जलन, तो एक बात मैं समझना चाहता हूँ, माधव सिंह सोलंकी का जिक्र यहाँ पर हुआ, 149 सीट्स का। माधव सिंह सोलंकी ने एक नई पॉलिटिक्स की थी, खाम की, जिसमें क्षत्रिय को, हरिजन को, आदिवासी को और मुस्लिम को जोड़ा। जिस पॉलिटिक्स से 149 सीटों पर पहुंच गए, जिसका रिकॉर्ड पिछले 30 साल में नहीं खत्म हुआ, वो पॉलिटिक्स गायब क्यों है? उस पॉलिटिक्स का एक्सपेरिमेंट दोबारा क्यों नहीं हुआ? बार बार ये जिक्र होता है कि उन्होंने खाम थियरी को अपनाया और 149 तक वो ले गए, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि वो 149 वाली सरकार कितनी टिकी।
पॉलिटिकल नहीं, हाँ तो वो इंटरनल जो भी प्रॉब्लम्स थे उनके, मतलब वो लाए तो सही, वो उस मेजोरिटी तक गए, लेकिन फिर उनके अंदर ही इतने प्रॉब्लम शुरू हुए, क्योंकि इसी कारण जो कि पटेल कम्युनिटी जो पहले से कांग्रेस के साथ थी आज़ादी के बाद से, पहले चुनाव से 52 से और यहाँ पर 60-67 से, वो पाटीदार कम्युनिटी, क्योंकि क्षत्रिय, क्योंकि दलित, क्योंकि और कम्युनिटीज़ जो है आदिवासी, उनको कांग्रेस ने अपनी तरफ किया। तो तब से आज ये जो 95 में केशुभाई पटेल जो है वो पाटीदार चेहरा बनकर उभर के आए और बीजेपी की, मतलब नॉन कांग्रेस और सिर्फ बीजेपी की सिंगल हैंडेड सरकार जो हुई, उसके बीज जो रोपे गए थे वो इस 85 में ये खाम थियरी वाली में रोपे गए थे। तब तक पटेल कम्युनिटी कांग्रेस के साथ थी। अब देख लीजिए बड़े हाँ तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो ये सब समझ गए कि सब गलती मान रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स समझते हैं कि वो गलती थी। देखिए पॉलिटिक्स में किसी भी चीज़ को हम गलती नहीं मान सकते, ये समय का तकाजा होता है, ये समय का तकाजा होता है। हाँ वो एक्सपेरिमेंट रिपीट नहीं हो, क्योंकि हर एक निर्णय को अपना समय होता है और हर एक समय को अपना निर्णय होता है। तो उस वक्त वो निर्णय जो है वो अच्छा रहा होगा, लेकिन उसके बाद इन्होंने देखा तो आज क्या है कि सब कम्युनिटी को वो अपनी तरफ से करना चाहते, जिसे इन्होंने बोला ना, सब कम्युनिटी का सेल है, मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर सेल, चश्मा टी एसोसिएशन, रिक्शा एसोसिएशन, और सब जगह इन्होंने, मतलब जो कॉरपोरेट से लेकर कोऑपरेटिव तक वो लोग एकदम सेटल्ड है वहाँ पर। तो अगर हम किसी बैंक में चले जाएं तो वहाँ पर भी हमें कोई मिलेगा, हम डिस्कस करें आधा घंटा उसके साथ कोई बात कर ले, फिर जाके हमें मालूम होगा कि ये तो इस विचारधारा से है। तो चीज़ उसमें मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि वो 149 क्यों नहीं टिका, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा अपोजिशन में कौन सा। हाँ वो भी है, वो अलग इशू है। 27 साल बीजेपी सरकार में रहे, गुजरात की एक बड़ी जनरेशन है, बल्कि वोटर के हिसाब से देखें तो 2 जनरेशन मिनिमम, उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा पॉलिटिकल लीडर देखा ही नहीं है। तो अब नरेंद्र मोदी हीरो हैं, कुछ की नज़र में विलन है, लेकिन वो एक बड़ा वर्ग है जो उनको हीरो के तौर पर या गुजरात को नरेंद्र मोदी का ही सिनोनिम मानता है। ये उसका नतीजा है। ये पहले तो मैं 2 चीज़ को जोड़ के बताना चाहूँ, जगदीश जी ने जो कहा और हिमांशु जी ने जो कहा, जो भी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और आपने जो कहा कि इतने सालों बाद एक ही पार्टी टिकी हुई है, क्यों है, तो कहीं जाके जो डर की हम बात करते हैं, जैसे हिमांशु ने कहा वो कहीं जाते हैं, ही गेट्स इनर फीलिंग कि क्या है, शायद कैमरा पे नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्या डर है, क्यों खुल के नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या छोटे छोटे एसोसिएशन सब चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, उसका हाई कमांड कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो ये एक्सक्यूज़ नहीं है। यदि पेपर्स पर देखें, ऑन ग्राउंड देखें तो 2002 के बाद 20 साल में तो कोई दंगा गुजरात में नहीं हुआ। नहीं, वो दंगा नहीं हुआ वो अलग बात है, तो क्यों नहीं हुआ, चलो वो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ वो अच्छी बात है। तो कहीं पे हम मान सकते हैं कि बीजेपी इतना पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, उसके पास मैकेनिज्म है, ट्रेंड मैकेनिज्म है जो वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके सामने अगर जो भी पार्टीज़ है, ओपोजिशन की बात करें, तो वो इतने सक्षम क्यों नहीं है, या तो वो भी अंदर से मिले जुले हुए हैं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी को हीरो मानने में क्या परेशानी है? जो आदमी 25 साल तक शासन कर रहा हो, जो देश भर में भी सबसे बड़ा चेहरा माना जाता हो वोटर्स के लिए, मैं पार्टी के लिए नहीं कह रहा, तो उसको विलेन क्यों मानने की कोशिश हम लोग लगातार करते, उसको हीरो मानने में एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? हम नेहरू को मानते हैं, सरदार पटेल को मानते हैं और तमाम लोगों को मानते हैं। ये हमारी क्या मजबूरी है कि हम नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। गुजरात में कई सारे लोग हैं, कई प्रतिशत लोग हैं जो उनको हीरो मानते हैं। आज यहाँ पे गली पे आप रास्ते पे जाएंगे तो उनको पूछेंगे चीफ मिनिस्टर कौन है, तो शायद ये बता देंगे कि वो नरेंद्र मोदी है। ये राजकोट की सिचुएशन है कि राजकोट में आके उन्होंने उनके पहले चुनाव लड़े थे, राजकीय सफर यहाँ से शुरू किया था। तो नरेंद्र मोदी के बारे में मैं ऐसा कहीं नहीं मानता हूँ कि वो क्यों ऐसे हीरो नहीं मान रहे। ये प्रश्न से मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं। कुछ इंटेलेक्ट जो है उनको हीरो मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि लगातार एक के बाद एक हमारे पास इतने एक्सक्यूज होते हैं। कभी कहते हैं नोटबंदी हो गई, कभी कहते हैं कि रिसेशन हो गया, कभी जीएसटी तो गुजरात में हुआ। गुजरात के व्यापारी तो सबसे ज़्यादा हैं। सूरत में बीजेपी को वोट दिया। नहीं, विजय जी
हाँ विजय जी, ये यहाँ हमारी डेमोक्रेसी की ये बहुत ही अच्छी सी चीज़ है कि कोई भी चीज़ के लिए कोई भी अभिव्यक्ति कर सकता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो डायरेक्टली इंडिविजुअल को टारगेट किया जाए, कोई खराब हो या अच्छा डिसीजन हो। तो इसके लिए मैं मान रहा हूँ कि जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तब भी नरेंद्र मोदी को अच्छा बोल रहे हैं, और जब जीएसटी या डिमोनेटाइजेशन भी हो रहा है तब भी नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार को बुरा बोलेंगे लोग। उसमें ऐसी बात ये बिल्कुल नहीं है। ये सब होने के बावजूद भी हम लोग ऐसी एक जगह पर बैठे हुए राजकोट में, जहाँ पिछले 50 साल के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में से एक ही बार 2000 और 2005 के बीच की बात छोड़ दे तो 45 ईयर्स तक एक सड़ंग यहाँ पे बीजेपी के शासन हुआ है। तो ये भी एक चीज़ है कि स्थानिक से लेके पार्लियामेंट यानी अपने शहरी से लेके संसद तक यहाँ पे बीजेपी का चला हुआ है। तो ये भी एक सोचने की भी बात है। जयंत भाई, हाँ, आप इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ लेना चाहता हूँ कि पूरा इलेक्शन मैं देख रहा हूँ, हम भी घूम रहे हैं, केवल नरेंद्र मोदी का इलेक्शन है। आधे लोगों को शायद भूपेंद्र पटेल साहब का नाम भी नहीं पता हो, और इसीलिए इस सरकार के कमी कमजोरी इस पर चाहिए नहीं होती, सिर्फ नरेंद्र मोदी होते हैं, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, पार्षद हो। पहले तो आपने जो पूछा था कि नरेंद्र मोदी को लोग हीरो क्यों नहीं मान रहे, देखिए हीरो या विलन मानने की बात नहीं है। डेमोक्रेसी में कोई भी एक या तो वो सीएम हो या तो वो पीएम हो, वो कोई डिसीजन लेता है तो उसके ऊपर पब्लिक की अपनी एक राय होती है, अपने अनुकूलन से और सामूहिक अनुकूल से। अब आप नरेंद्र मोदी जी के ये 7 साल के शासन को ले लीजिए, 370 जो है कश्मीर से उन्होंने हटाई, तो कोई भी उनका विरोधी भी अगर है तो वो ये बोलेगा कि ये अच्छी बात थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आपने पूछा था तो वो पहले जब ये रखी गई थी उसको मैं गलती नहीं मानता, वो एक समय का एक डिसीजन था, उस हाँ ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने ये हटाया तो ये 100% लोगों ने इसको अप्रिसिएट किया। नोटबंदी एक डिसीजन था तो उनको लोगों ने उस लोगों ने नहीं पसंद किया। इमरजेंसी इंदिरा जी ने उसका अमल किया था तो आज भी लोग उसे, और बीजेपी के पास तो वही एक साधन है कि हम लोग जेल में गए थे, क्योंकि आज़ादी के जंग में तो उनमें से कोई था नहीं। तो ये एक डिसीजन था, ये समझना है सर कि मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूँ मैं। तो ये हीरो विलन की बात है ना, तो नरेंद्र भाई के कई डिसीजन ऐसे हैं जो कि हमें उसके साथ डिसएग्री होने के बावजूद उनको मानना पड़ेगा। और अगर कोई प्रो बीजेपी है तो भी वो शायद बोले नहीं, लेकिन वो समझते हैं कि भाई ये उनको नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों बात है। अब आपका प्रश्न है कि ये नरेंद्र मोदी का इलेक्शन है, जब से नरेंद्र भाई आए हैं कोई भी इलेक्शन है वो नरेंद्र मोदी का इलेक्शन रहा है। इस बार पिछले 6 महीने से वो ये कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार, मतलब ये भूपेंद्र भाई तो है ही, लेकिन जो फेस है वो तो मैं ही हूँ। अब पिछले 3 दिन से जो टेलीविज़न पर जो ऐड टेलीकास्ट हो रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि इस गुजरात को मैंने और नरेंद्र भाई ने साथ मिलकर बनाया है। और बीजेपी तो ये कहेगी क्योंकि वो उनका कैंपेन है। यहाँ पर आपके जैसे ही बाहर से एक चैनल के प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने मॉर्निंग वॉक कर रही एक बहन से पूछा कि आप क्यों बीजेपी को वोट करेंगी। मुझे तो उस बहन के मानसिक स्तर पर एकदम दया आ गई, मैं उस पर मुझे गुस्सा भी नहीं आया। उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र भाई ने गुजरात को इंटरनेशनल लेवल पर रख दिया है। अरे गुजरात को इंटरनेशनल लेवल पर रखा है जाम रणजी ने क्रिकेट खेल। मैं यही बात समझना चाह रहा हूँ भाई नवरोजी और जमशेद जी, वो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं इंटेलेक्ट्स में और पॉलिटिकल लीडर में कौन लोग ठीक से नहीं समझ रहे हैं। 6.5 करोड़ में से 4 करोड़ गुजराती और 140 करोड़ में से 30 करोड़ 40 करोड़ हिंदुस्तानी नरेंद्र मोदी को हीरो मानते हैं, लेकिन हमारा इंटेलेक्ट जो है वो उसको ये मानने को तैयार नहीं है। तो ये इंटेलेक्ट की प्रॉब्लम है कि वो जनता को नहीं समझ रहे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जो सम्मोहन ना, जिसे मेस्मरिज्म बोलते हैं, ये तो कुछ भी, तो ये है कि लोगों के मन पर एक चेहरा जो है ना वो छाया हुआ है। नहीं, मैं ये समझती हूँ कि उसके पास इतनी ताकत है प्रोपेगेंडा की कि आप अगर किसी चीज़ को हैमर करते रहेंगे तो एक छवि बन जाती जिसमें वो कामयाब रहे हैं। वो अच्छी बात है, गलत बात है, वी आर नॉट गेटिंग इनटू इट। पर अगर ये प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रॉन्ग है तो हमारा देश का दुर्भाग्य ये है कि वी डोंट हैव एनी अदर ओपोजिशन लीडर या एनी अदर ओपोजिशन पार्टी जो इतना स्ट्रॉन्ग हमें मिल सके। तो उसी चीज़ का फायदा लिया। एक मिनट, लेट मी जस्ट फिनिश इट। और आई एम कमिंग बैक टू व्हाट आई स्टार्टेड विद कि एजुकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट बिल्डिंग्स। हमारी
ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम में आज अगर 70 इयर्स के बाद भी अगर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे लिए कौन सही है या कौन गलत है, तो समझ लीजिए कि आज से 50 साल के बाद जो भारत आप देखेंगे वो किस तरह का देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर लोग उनको हीरो मान रहे हैं तो उसमें उनका क्या कसूर है? ठीक है, नहीं उनका कसूर नहीं है। एक छोटा सा सवाल आखिरी वक्त, क्योंकि वक्त नहीं है, जो पूरा इलेक्शन फर्स्ट राउंड खत्म हो गया है, सेकंड राउंड भी होगा गुजरात को, आप क्या सोच रहे हैं ये नतीजे जब 8 दिसंबर को होंगे तो क्या होंगे? देखिए, जैसे कि सब लोग ये जो अभी बात करें ना, आएंगे तो मोदी ही, ये जो वर्ड्स है ना, मैं उसको दोहराना इसलिए चाहूँगा कि जो हालात है वो तो है ही कि कैसे भी करके सरकार तो मतलब उन्हीं की ही बनेगी। मार्जिन थोड़ा कम रहेगा, वोटिंग का मार्जिन, क्योंकि भीतरी प्रॉब्लम। हाँ, बढ़ेगी सर, बिल्कुल। मैं ये मान रहा हूँ कि जो 1 और 5 दिसंबर के जो वोटिंग है कल और उसमें बहुत सारा अपना जो फोकस रहेगा वो कितने प्रतिशत वोटिंग हो रहा है उसके ऊपर रहेगा। उसके हिसाब से मैं ये बोल सकूँगा कितनी सीट बढ़ेगी या कम रहेगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से ये माहौल बन रहा है, बीजेपी की सरकार बनने के बहुत ही प्रबल शक्यता है। 99 से भी ज़्यादा होगी। कुछ क्षेत्रों में लगता है कि पहले फेज में जो वोटिंग 55% के इर्द गिर्द रह गई तो हो सकता है बीजेपी को नुकसान हो जाए, क्योंकि केशोद में भी बागी खड़े हैं। कुछ जगहों पर जो आम आदमी पार्टी जो गिर सोमनाथ के क्षेत्र में अंदर तक उन्होंने तहसील तक अपनी मोटा नतीजा मुझे बताइए, बीजेपी की सरकार आएगी या किसी और की सरकार? गुजरात में डबल इंजन है, दिल्ली में मोटा भाई भी है, कैसे भी करके सरकार तो नहीं भी बनेगी तो खरीद फरोख्त तो जारी रहेगी। तो मतलब सरकार तो आंकड़ों की राजनीति नहीं है, ये खेल सत्ता पर बैठने का है। जैसे 99 से 111 तक पहुंचे, वैसे इस बार 95 या 90 पर होंगे तो बाकी और जुड़ जाएंगे, आपसे हो या कांग्रेस। मैं इस बात को 8 तारीख को आखिरी ईवीएम में से आखिरी मत जब तक काउंट में ना लिया जाए या हार जीत की एनालिसिस हम करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 14% इंटेलेक्चुअल ब्राह्मण्स लास्ट तक योगी के खिलाफ और अखिलेश के साथ थे, लेकिन उनको लगा कि अखिलेश की एरोगेंस शायद सत्ता पे आके योगी से भी बड़ी हो जाएगी, तो फिर पलट हो गया। 100-200 मतों में पूरा खेल खत्म हो गया। लास्ट 2017 में 3:30 बजे तक हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे गुजरात में कौन मेजोरिटी में आ रहा है। आई विल बी द पर्सन विल गिव एनालिसिस जब हार जीत होती है तब। तो सेंसेक्स और क्वार्टर जो है ना, क्वार्टर रिपोर्ट बहुत पहले बता देते हैं। नहीं ठीक, उसमें भी मैंने, कि उसमें क्या है, शेयर बाजार में भाव ऊंचा चला जाता है। आज भी बुकी मार्केट में भाव ऊंचा चला गया है, समझ लीजिए, तो मतलब नीचा गया है, सॉरी। तो इस चीज़ों को लेके, हाँ, बुकी मार्केट जिस तरीके से इंडिकेट कर रहा है, आंकड़े, क्योंकि उनके पैसे लगते हैं, तो 25 पैसे का भाव खुला है 125 सीट के लिए। तो उस तरीके से देखने जाए, अगर आप शेयर बाजार का और त्रैमासिक परिणाम की बात उस तरीके से ठीक है बन रही है, बट आई बिलीव इन थिंग कि लास्ट सेकंड एनीथिंग कैन चेंज। गोंडल किसको पता था अनिरुद्ध सिंह जडेजा खुलेआम आएंगे आज और बोलेंगे कि कांग्रेस के समर्थन में मैं जाऊंगा, या फिर रीवा बाके खुद के ससुर, किसने सोचा था वो भी अनिरुद्ध सिंह, वो भी आ जाए और बोले कि नहीं आप बीजेपी को वोट मत कीजिए, कांग्रेस को। लास्ट सेकंड को क्या होता है, ये राजनीति है, संभावनाओं से भरा खेल है। वोटर को मैंने बोला ना, वोटर जो मैंने स्टडी किया है, रिसीजन, टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, जॉबलेस ग्रोथ, वाइब्रेंट गुजरात तो होते हैं ना, उसका जो टर्नओवर 2019 में ग्लोबल, जिसको माइस इंडस्ट्री बोलते हैं, उसका आंकड़ा 1 लाख करोड़ था। जो एमओयूज गुजरात में वो 2019 में 2003 से लेके 1 लाख करोड़। माइस इंडस्ट्री ने पूरे वर्ल्ड में 30 मिलियन जॉब्स दी, 3 करोड़ जॉब्स। अगर यही इन्वेस्टमेंट्स ट्रांसलेट हुए हो तो गुजरात में, तो आज यहाँ पे चर्चा करने के लिए शायद मेरे पास वक्त नहीं होता। पारिवारिक झगड़े जो 2 बड़े कला सामने आए हैं, उसमें एक गोंडल तो जातिवाद समीकरण है, पर कालोल में जो जिस तरह से पूर्व सांसद प्रभात सिंह चौहान अपनी बहू के खिलाफ, और यहाँ रीवाबा के ससुर खुद अपनी बहू के, मतलब ये पारिवारिक कला जो है जब आंगन से बाहर निकलेगा शेरियों में, ये आप अपने एक्सक्यूज तो नहीं बना रहे 8 दिसंबर के लिए? नहीं, तो मतलब ये कास्ट पर भी असर करता है और सोसाइटी पर भी असर करता है। लास्ट मिनट पे कुछ भी हो सकता है। लास्ट मिनट का इलेक्शन है, ये तय हो गया अब? नो, दिस इज नथिंग लाइक अ लास्ट मिनट इलेक्शन, ऑनेस्टली। और सेकेंडली जो ओपिनियन आपने मांगा है कि कौन पार्टी उभर के आएगी, सो एज ए जर्नलिस्ट माई एथिक्स से आई एम नॉट हियर टू प्रेडिक्ट एनीथिंग, आई एम हियर टू प्रेजेंट द ग्राउंड रियलिटी। नहीं, समझ यही आ रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। ज्वलंत भाई,
अगले चुनाव के कंपैरिजन में ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बीजेपी आएगी सत्ता में। और मैं तो ये कहूँगा कि मोर देन 110 सीट के साथ, मोर देन, ऊपर कितना जाएगा वो मैं नहीं बता सकता। 110 सीट से ऊपर होगा, 110 मिनिमम होगा, ये बिलो लेवल रहेगा। उसके ऊपर जो भी है वो बोनस या तो बोनस मतलब उसके ऊपर जो भी है वो आएगा, उसका प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। लेकिन 10 में से 7 मतदाता पोलिंग बूथ तक जाते हैं, 3.5 वोट बीजेपी को मिलते हैं, 2.25 लास्ट 2007 के मुताबिक, 2.25 कांग्रेस। बात हिसाब किताब की नहीं, अब तो केवल नतीजे की बात है। जो ज्वलन जी से आप सहमत हैं या नहीं है? हिसाब किताब इसलिए कि 55 लाख नए वोटर्स में से अगर बीजेपी को पावर में आना है तो नए 28-20 लाख वोट चाहिए। दैट इज अ 50% शेयर ऑफ द न्यू वोटर्स, जिनके पास जॉब्स नहीं है, जिनके पास पर्चे लीक हुए हैं और वो धरने पे बैठे हैं। इतना समझदार नहीं हूँ, आप मुझे बताओ आप कहना क्या चाहते हैं? बस ये 8 तारीख को पता चलेगा। जिनके पास जॉब नहीं है ना, उनके पास भी 2024 में राम मंदिर खुल जाएगा। देखिए मैं ये इनके बारे में और इनके चीज़ के बारे में और एक मैं ऐड करना चाहूँगा। 4.92 करोड़ वोटर्स है गुजरात में। 25% वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी किसी और की सरकार देखी नहीं है पिछले 27 सालों से। 25%, 2 करोड़ ऐसे वोटर्स 18 से 30 के बीच में जिन्होंने और कोई सरकार देखी नहीं है। उसके बारे में अब देखिए वो निर्णायक बनेंगे। नहीं देखिए, मैं सही बात कर रहे हैं कि प्रिडिक्शन नहीं की। मैंने आपसे कही और गारंटी से कह रहा हूँ, देखिए सब लोग तो यूं ही कहेंगे कि शायद वायद, मैं शायद बात कुछ नहीं कहता हूँ। 101 पर अगर ये क्लिप आप संभाल के रखिएगा, 115 के ऊपर से जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। ये मैं चाहता नहीं हूँ, मैं जो है वो कह रहा हूँ, मेरी चाहत नहीं। बिल्कुल, ये बात जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो न चाहने का है न प्रेडिक्शन का, एक एक्सपीरियंस है। हमारे जितने जर्नलिस्ट हैं, हमारे मित्र लोग हैं, वो ग्राउंड पर बात कर रहे हैं कि उनकी समझ क्या कहती है। वैसे मासूमा जी ने कहा वो बात ठीक है कि हमारा काम प्रेडिक्शन करना नहीं है। तो ये बात थी चर्चा की, और चाय पे चर्चा हो रही थी तो बात मोदी की तो होती ही। बहुत बहुत शुक्रिया।